ये प्रतीक, हाँ जी सर। पहला पेपर अटेंड किया था। क्या सर? पहला पेपर डिस्कस कर दिया मैंने, था तो उसमें। अच्छा। नहीं सर, मेरा सर टेस्ट चल रहा था, मैंने तो सर अभी अभी ज्वाइन कराया। अच्छा चल सही है। श्रेयसी, यस सर। अब तुम ये सिंसियरिटी दिखा दो मेरे साथ, मैं जैसे कहूंगा ना वैसे कर लो काम तुम। यस सर। हम्म। अच्छा अब क्या क्या नाम है, ध्रुव ये वाला पेपर कैसा आया था? सर पेपर तो आसान था, मतलब केमिस्ट्री आसान थी। फिजिक्स मैथ तो हम्म। काफी टफ थी। पर केमिस्ट्री में भी अच्छा। भाई थोड़ा ना, जो हम्म। जेई मेन से डिलीटेड टॉपिक से उससे थोड़ा ज्यादा आया था, तो मेरा इतना सही नहीं गया ये वाला। डिलीट टॉपिक इंपॉर्टेंट है यार, वो करवाने हैं सबको ना। वो सर थे न्यूमेरिकल बेस्ड में ही थे, बाकी सिंगल करेक्ट हाँ और मल्टी तो फिर भी थोड़ा ठीक थे। हाँ मैं समझ गया। हम्म। चलो, चलो देखो क्वेश्चन। चित्राक्ष, देखना आप जरा। ड्यूरिंग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, 2025 का पेपर टू है, 2025 एडवांस का पेपर टू ना। ड्यूरिंग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन, वन ऑफ द लिगेंड्स कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल आयन इज कन्वर्टेड टू। ये तो पीओसी से है। तुम्हें याद होगा सोडियम नाइट्रोक्साइड Na2FeCN5NO, क्लास में रटवाया हुआ है पूरा ये। रटने वाला काम बहुत ढंग से करना है इसको। इसको ट्रीट किया किसके साथ, सल्फाइड आयन के साथ H2 माइनस। तुम्हें ध्यान होगा अगर H2S अकेला होता तो रिएक्शन नहीं होती। अब इसमें नया जो आयन बनता है वो NOS बन जाता है। थायोनाइट्रो कहते हैं इसको। Na4FeCN5NOS, वायलेट कलरेशन आती है। एक बार आईआईटी ने पूछा था वायलेट प्रेसिपिट आता है कि कलरेशन आती है, तो वायलेट कलरेशन आती है इसके अंदर, NOS आता है थायोनाइट्रो। तो थायोनाइट्रो ये रहा, सिंपल था क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, पर्पल कलरेशन। नेक्स्ट, द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ, ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। पी ब्लॉक का एकदम आसान क्वेश्चन। आईसीएल में आई पॉजिटिव सीएल नेगेटिव, तो HOI बन जाएगा और HOI और HCl। ClF3, Cl पे +3 है, ओ चांस आएंगे, HClO2 बन जाएगा, HClO2 बन जाएगा और 3HF। BrF5 में Br+5 है, तो +5 में ही आना चाहिए। इसका ऑक्सो एसिड जो है वो HbRO3 में आएगा, HbRO3 आ जाएगा और 5HF। तो देख लो सिंपल सा क्वेश्चन है अभी ये। इसमें आईओ नेगेटिव आयंस है, इसमें ClO2 नेगेटिव आयंस है, इसमें BrO3 नेगेटिव आयंस है। आंसर आ गया ए ऑप्शन। ध्रुव आंसर निकाल लियो जरूर। नेक्स्ट। सही है सर, दोनों सही है। नेक्स्ट, थर्ड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स PQ, R and S आर द मेजर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो। अच्छा एक और भी है, क्या नाम है, थोड़ा सा छोटा कर दे इसको या तो, ताकि चारों दिख जाए। PQ, R and S, चित्राक्ष। हाँ, PQ, R and S बिल्कुल सही है। देखो इसमें Br2 रेड फॉस्फेट डाला, HVZ नेम रिएक्शन है, हेल्वोलाइट जिलिंस्की रिएक्शन, तो अल्फा पे लग जाएगा Br। बस ध्रुव एक बार ये दिखा दे कि क्या निकालना है इसके अंदर, ताकि मैं साथ साथ निकालता रहूं। ये क्या नाम है चित्राक्ष, ऊपर क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हाँ, प्रोडक्ट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स, अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ। तो इसमें अनसैचुरेटेड दिख रहा है मेरे को, अनसैचुरेटेड इसमें 6 तो यही हो गए, और एक आ गया यहाँ पे 7 है। CHO और HCHO ये हमारी आ गई एक्वस एनएच के साथ 293 गैलन पे। यानी ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो तुम्हें पता है यहाँ पे क्रॉस कैनिजारो है, क्रॉस कैनिजारो एक्वस एनएच का। तो इसमें आ जाएगा सी, एक तो CH5CH2OH और HCON, क्योंकि अल्फा, अच्छा इसमें अल्फा है, सॉरी ये तो क्रॉस एल्डोल है, ये क्रॉस एल्डोल है। एक मिनट रुकेंगे, 7 के ऊपर बस ये याद रखना, 7 इसमें है, इसमें क्रॉस एल्डोल है। तो CH5CHOH आएगा, CH2CHO, फिर इसमें गर्म भी कर देते हैं क्योंकि क्रॉस में गर्म होता ही है इसमें। तो CH बॉन्ड CHCHO, इसमें आ गया 6, इसमें 7, 8 और एक 9, 9 है इसमें अनसेचुरेटेड कार्बन। फिर इसमें आया NNS2 डाला तो नेगेटिव साइन आ गया, ये आया तो Br इलेक्ट्रॉन ले गया, प्लस से जुड़ जाएगा ये, प्लस से जुड़ेगा Hg2+ डाला, एक मिनट, C6H5, C ट्रिपल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 ये आएगा, और फिर डाला हुआ Hg2+ और HCO+, यानी ये हट जाएगा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड OCH2, ये आ जाएगा। जिसने कन्वर्जेंस किया उसके लिए बहुत सिंपल होगा ये। इसमें 7 तो ये हो गए,
8 और 9, 9 इसमें भी आ रहे हैं। लास्ट वाला ओजोनोलिसिस किया, ये क्लीवेज, और ये आ जाएगा क्लीवेज, और ये आ गया CHO, ये आ गया CH2 सीड बॉन्ड O CH3, ये आ जाएगा, सही है। ये आ गया क्लीवेज होने के बाद। उसके बाद CH3 MgBr डाला तो ये O माइनस बन जाएगा, CH3 लग गया। CHO का भी CHOH H3 ऊपर डालने से, और CH3 बन जाएगा, ये भी OH बन जाएगा, ये बन गया। फिर हीट भी किया हुआ है, हीट किया हुआ है, इसका मतलब डबल बॉन्ड लगेगा, जैसे इसमें लग जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे CH3 उसके बाद यहां करेंगे तो CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें आ जाएगा इसमें 6 तो ये रहे, 7 CH डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड C, 8 9 और 10, 10 आ रहा है इसमें, 10 इसमें आया। तो इसमें क्या आंसर 10 है क्या एस का? ध्रुव देखा अगर इसमें आंसर 7 9 9 यस 10 सर, आ रहा है। लास्ट वाला ही, हाँ लास्ट लास्ट वाला आ वाला ही जाएगा है। फिर। हाँ सही। बस इसमें देखो ऑर्गेनिक है, लेकिन सारी कन्वर्जेंस लग रही है, कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा, याद करने वाला काम करना है इसके अंदर भी, कन्वर्जेंस का ही काम है सारा इसमें। नेक्स्ट, फिर ऑर्गेनिक, द करेक्ट रिएक्शन सीक्वेंस दैट वुड प्रोड्यूस अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, OH डाला, NaCN डाला तो Cl की जगह CN बन गया, Cl की जगह CN, OH डाला पानी के साथ तो COO नेगेटिव बन जाएगा, OH CH2 COO नेगेटिव आ जाएगा, फिर H3O प्लस डाल दिया तो COH आ जाएगा। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं आया, ये मोनोकार्बोक्सिलिक है, ये आंसर आ गया। उसके बाद आया हमारा CHO के साथ, ये तो ग्लूकोज की फॉर्म में, ब्रोमीन वाटर से COH आएगा सिर्फ, तो ये भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड है ये, ग्लूकोनिक एसिड। उसके बाद BR के बाद एल्कोहलिक क्यों डाला तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद K1,4H2O डाला, गर्म भी किया तो ये कट गया, गर्म भी किया हुआ है तो इसमें कहने को तो एडिपिक एसिड आना चाहिए, लेकिन गर्म किया हुआ है इसे, गर्म किया हुआ है तो गर्म किया तो आंसर साइक्लोपेंटेनॉन आना चाहिए इसमें। हीटिंग इफेक्ट सर ऑन, इसको हम वही नहीं मानते, जैसे ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस के लिए हॉट एसिडिफाइड KMnO4। हाँ 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 हाँ, तो इसलिए, तो सर लेकिन एक पास ये गर्म लिखा है ना स्पेशलिस्ट ने, लिखते नहीं है वो, तो इसलिए मेरे को लग रहा है ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन कोई और बन ही नहीं रहा फिर इसमें CH2OH का प्राइमरी अल्कोहल का वो बन जाएगा, क्या नाम है, एसिड। हाँ बस एसिड बन जाएगा इसका, हाँ इसका एसिड बन जाएगा। हाँ तो इसमें चांसेस इसी के हैं, सी के। हाँ इसमें तो एसिड बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल का, क्रोमिक एसिड के साथ, COH, सही बात है। इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली सी होना चाहिए इसका आंसर। क्या है इसका ध्रुव? फिर सी ही दे रखा है। हाँ सी, क्योंकि बन ही नहीं रहा कोई, नहीं तो ध्रुव ये भी ऑप्शन समझा कि नहीं है। हाँ सर, वो पेपर में दिमाग में नहीं आया था ये। हाँ हाँ हाँ, आंसर क्या मार्क किया तूने? करा तो यही है सर, सी करा। सही सही, हाँ, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी थी एक, मार्क तो यही जी होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि और कोई बन नहीं रहा। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस approaches zero approaches zero more rapidly than the potential energy between a point dipole and point charge as the distance between them approaches infinity। देखो इसके अंदर पहले तो पोटेंशियल एनर्जी, ये क्वेश्चन ना अभी 2013 या 14 के पेपर में आया था मेंस के अंदर, रिपीट भी हुआ है उसके बाद, तुमने अगर फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अगर दो चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, सही ना, K Q1 Q2/R होता है, जैसे तुम्हें पता होगा इंटरेक्शन एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। और अगर एक आ जाए डाइपोल और एक आ जाए चार्ज तो उस केस में K Q1 इंटू डाइपोल आएगा डिवाइडेड बाय R आएगा। अब इसको Q इंटू डी लिखते हैं अगर तुम्हें ध्यान हो तो, डाइपोल मोमेंट को, तो इसे एक R² आ जाएगा बैलेंस करने के लिए, म्यू के साथ R² आ जाता है। इन केस इफ वन इज डाइपोल एंड अदर वन इज हैविंग पॉइंट एंड अदर इज पॉइंट चार्ज, तो उसमें R² आएगा। इसमें एक दिया बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, तो इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ही आएगी।
और देन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए पॉइंट, ये डाइपोल है और एक चार्ज है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी आर स्क्वायर के। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट? इसे बोला बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस अप्रोचेस जीरो मोर रैपिडली देन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए पॉइंट डाइपोल एंड ए पॉइंट चार्ज। मोर रैपिडली जीरो की तरफ कौन है, ये अप्रोच नहीं करेगा क्या? डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी इस केस में, क्योंकि स्क्वायर है उसका। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत होगी। उससे अगला, द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स, ये तो पूरा डिटेल में पूछ लिया क्वेश्चन ये वाला। देखो तुम्हें ध्यान होगा, ये मैंने बता दिया पॉइंट डाइपोल और पॉइंट चार्ज के बीच में रिलेशन। अब ऐसे ही अगर दोनों के दोनों डाइपोल है तो पोटेंशियल एनर्जी आती है के म्यू वन म्यू टू बाय आर। म्यू वन में भी एक डी आएगा यानी आर आएगा, इसमें भी एक आर आएगा, तो इस केस में आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसमें आर क्यूब आ जाएगा। और ये आता है हमारा आर क्यूब आ गया, लेकिन ये आया दिस इज फॉर स्टेटिक मॉलिक्यूल यानी एट रेस्ट, मूव नहीं कर रहा, जो मोशन में नहीं है। अगर मोशन में है तो पोटेंशियल एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर सिक्स आती है। ऐसे ही ये भी निकालना होता है पोटेंशियल एनर्जी, अगर हमारे लंदन फोर्सेज है तब क्या होगी, किसके इंटरेक्शन में आएगी। अगर उसमें डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है तो क्या होगा, ये मैंने सारा पढ़ाया हुआ है केमिस्ट्री के अंदर, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के अंदर केमिकल बॉन्डिंग है, फिजिक्स वाला पार्ट थोड़ा सा ही। तो इसलिए अब तुम देख लो यहाँ पे एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स दैट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर हैज वन बाय आर क्यूब। रोटेटिंग है तो वन बाय आर क्यूब सिक्स आना चाहिए, ये वाला। इससे ये भी गलत है, जिसने डिटेल में पढ़ा हुआ टाइप्स ऑफ फोर्सेज केमिकल बॉन्डिंग के अंदर उसको पता होगा ये। फिर थर्ड पॉइंट, द डाइपोल इंड्यूस डाइपोल एवरेज इंटरेक्शन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। गलत है ये तो, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, तो ये भी गलत है। डी, द पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट वन अनदर इवन दो आइदर हैज ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ये सही है गलत है ये? फोर्थ पॉइंट, द non-polar molecules attract one another even though neither has it permanent। बिल्कुल सही है ये, उसमें चलता है ना इंस्टेंटेनियस डाइपोल चलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका आंसर क्या है ध्रुव? तो ये सी डी दे स्टेटमेंट करेक्ट रखा है, है इन्होंने। सी डी दे रखा है। हम्म। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल नहीं यार, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर तो नहीं होता है, ये टेम्परेचर डिपेंड डी करेगा। दे सी डी दे रखा आंसर इसका। डी दे चलो ये थोड़ा डाउट में है, हाँ तूने क्या मार्क किया वैसे? सर, मेरे को तो याद ही नहीं था। नहीं आता, अच्छा चलो कुछ नहीं होता। ये इंडिपेंडेंट टेम्परेचर, ये मेरे को गलत लग रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं ना इसमें, ये मेरे अकॉर्डिंग चलो डी होना चाहिए, देखेंगे इसको बाद में। नेक्स्ट, ये देखो ऑक्सो एसिड्स की, ये तुम्हारा होमवर्क में है, ड्रॉ शेप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। डायरेक्ट देखते ही मार्क करना है इसमें, पीएच बॉन्ड किसके अंदर है, तो H3PO3 में होता है और H3PO2 में, दो ही तो थे ये। H3PO4 में तो ये शेप आती है, फॉस्फोरिक एसिड तीनों OH। H3PO3 के अंदर OH OH। तुम्हें बता रखा ऑक्सो एसिड जब भी बनाना है तो P डबल बॉन्ड O और OH, ये पार्ट जरूर बनाना। और तीसरा H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड, OH डबल बॉन्ड O, ये सब बनवाए हुए हैं, ये तुम्हारे होमवर्क में है। ऑक्सो एसिड का होमवर्क मंडे में ये करके आना होता है, ये इसका क्वेश्चन 90% आ जाता है। H3PO2 तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग होता है क्योंकि इसमें दो पीएच बॉन्ड्स है, तो यही आंसर, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, ये आ गया, फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट आर। KMnO4 डाला, थैलिक एसिड आ गया, H+ है, थैलिक एसिड आ गया। थैलिक एसिड में NH3 हीट किया, CONH2 आ गया, -2H2 लिखा भी हुआ है इसने, तो ये आंसर X जो है वो तो ये आ गया। स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया तो थैलीमाइड आ गया, इथेनॉलिक क्यों डाला, उसका H हट गया, N- आ गया, N- में RBr डाला, बी इलेक्ट्रॉन ले गया, NR आ गया, ये आ गया। डायरेक्ट थैलीमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन जिसने पढ़ी है ना उसको समझ आ रहा होगा, वही आ गया। Na डाला हाइड्रोलिसिस, Na डाला एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, यहाँ से क्लीवेज, यहाँ H, यहाँ OH नहीं आएगा, OH आएगा फिर H+ हट जाएगा क्योंकि मीडियम बेसिक है। यहाँ OH, यहाँ से क्लीवेज, यहाँ H, तो एक आएगा RNH2 प्राइमरी अमीन, और साथ में थैलेट आयन, थैलेट आयन।
गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन चल रही है यहाँ पे, और तुम चेक करोगे ना एनसीईआरटी में देखा इस टाइप का। तो ये आ गया थैलेटाइन और आरएनएस2। अब क्या हो रहा है, बोथ एक्स एंड वाई आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। एक्स हमारा सही है, ऑक्सीजन है इसमें, वाई में भी ऑक्सीजन है, सही है ये। वाई ऑन हीटिंग विद CHCl3 KOH फॉर्म्स आइसोसाइनेट। वाई क्या है, नहीं CHCl3 रिएक्शन ही नहीं होगी इसकी, गलत है ये। जेड रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग एजेंट। जेड क्या है, जेड है आरएनएस2, हाँ सही है, रिएक्ट करेगा इससे CCH5SO2Cl के साथ। जेड इज ए प्राइमरी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, ये गलत है, प्राइमरी नहीं है। आर लिखा है तो एल्काइल ग्रुप होता है, आर लिखा है तो एल्काइल ग्रुप ही होना चाहिए, ये एलिफेटिक होना चाहिए, हालांकि इसे मेंशन नहीं कर रखा है। आर एल्काइल ग्रुप ही बोलते हैं, तो ये गलत होगा ये। ए और सी आंसर इसका। फिर ए बी सी दे रखा है। ये बी सी, वाई, ए और सी वाई है। तो थैलीमाइड। ए, ए बी सी आंसर इसका, इसका ए और सी होना चाहिए। फिर मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, एक सेकंड। ए और सी लग मैंने रहा जो है मेरे देखा को, था उसमें ए और सी है। ए और सी होगा इसका ध्रुव। पता नहीं सर, हमारे जो आंसर की दिया उसमें ए बी सी लिखा हुआ है। यार तो थैलीमाइड के अंदर रिएक्शन, थैलीमाइड की रिएक्शन क्या, वो उसके कार्बोनिल रिएक्शन देखी तो नहीं है कोई भी, मैंने तो देखी नहीं आज तक। ए और सी होगा इसका आंसर, गलती से लिख 90% दिया तो ये होगा लग रहा सर, हो सकता है। है। सर हाँ, यही रहने गलती से दो। लिख दिया होगा। एट्थ क्वेश्चन देखो, एट्थ क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। करेक्ट स्टेटमेंट, एल छोड़ डाला, एस्टर को कर देगा, ये भी CH2OH बन गया और ये भी CH2OH, यानी पीएच ये OH, एक दो ये भी OH, यानी दोनों ग्रुप सेम हो गए हैं। पी मिल गया, पी में H2SO4 गर्म किया, H2SO4 गर्म किया तो डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए। देखते हैं अभी इसको। CrO3 H2SO4 डाला तो COH COH बन गए दोनों, पीएच डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, ये आ जाएगा। ये हमारा Q आ गया। NaHO डाला तो COH गायब हो गया, पीएच CH2 CH CH3 CH3, ये आ जाएगा। ये हमारा R आ गया। और H2SO4 के साथ हीट किया, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। H2SO4 के हीट किया तो ये प्लस आएगा, प्लस हमारा शिफ्ट कर सकता है आगे, शिफ्ट करेगा आगे तो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया तो डबल बॉन्ड लग जाएगा इस तरीके से। पीएच CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ प्लस आया, ये भी शिफ्ट कर जाएगा, ये शिफ्ट कर जाएगा सी के साथ, यहाँ पे CH आएगा, H आएगा, CH डबल बॉन्ड कंजुगेशन आना चाहिए इसके साथ, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। कार्बन चेक करना, भी देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं फिर से पता लगेगा। पी इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये तो गलत हो गया, दोनों ग्रुप सेम थे। उसके बाद CrO3 एस गिव्स बेयर्स टेस्ट, एस गिव्स, एस का एस बेयर्स टेस्ट देगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया तो बेयर्स रीजन टेस्ट देगा। उसके बाद क्यू गिव्स एफरेसेंस विद एक्वस NaHCO3, क्यू कौन सा है, ये हाँ ये देगा क्योंकि इसमें COH ग्रुप आ गया। उसके बाद है आर इज एन एल्काइन, आर एल्काइन तो नहीं है, ये गलत है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बी और सी आंसर इसका, यस सर। बी और सी, बस ये दो कंजुगेशन में रखना। ये इसका, इसको एस पूछना चाहिए था, ये एस क्या है, दोनों के कंजुगेशन में होने चाहिए डबल बॉन्ड। नेक्स्ट, 19 ग्राम per centimeter of the metal which forms a cubic close packed CCP with an axial distance edge length equal to इतना, axial distance edge length जिसने बोली दिया 400 मीटर। ए दे रखा है, जेड की वैल्यू CCP के लिए 4 होगी, और पूछा इसने डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला पता ही है, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है ये, Zm/A³ × 1/0। ये तो जब बोर्ड में आता है ना क्वेश्चन कि डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वही क्वेश्चन है। 4 जेड की वैल्यू, एम हो गया हमारा, निकालना है क्या है इसमें, नहीं डेंसिटी निकालनी है, एम ये दे रखा है,
105.6 ए क्यूब। ए हमारा 400 पिकोमीटर है, 400 पिकोमीटर है, और ग्राम पर सेंटीमीटर में डेंसिटी निकालनी है, तो 400 इंटू 10⁻10 का क्यूब। एन नॉट 6.023, एन ये रहा 6 इंटू 10⁻23। ये सॉल्व करने में कितना आ रहा है डेंसिटी? सॉल्व करने पर 11 आ रहा है आंसर। 11। ये आ जाएगा 10⁻30 तो चलो उसमें देख लेना, आ जाएगा, सही है। तो 10⁻30 यही आ रहा है ना, 10⁻30 में 10⁻24 आ रहा है, सही आ जाएगा। चेक कर लेना, 11 आ जाएगा आंसर, ग्राम पर सेंटीमीटर में आएगा आंसर से। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, द solubility of barium iodate, barium iodate BaIO3 whole twice in an aqueous solution prepared by mixing 200 ml of 0.01 molar barium nitrate। अच्छा, इनकी रिएक्शन हो रही है, बेरियम नाइट्रेट की रिएक्शन करना है NaIO3 के साथ, चार्जेस बैलेंस करना है तो 2 लगा देना। BaIO3 होल ट्वाइस प्लस प्लस आ जाएगा 2NaO3, और हमें निकाला बेरियम, इसकी निकालनी है सॉलिबिलिटी, इसकी सॉलिबिलिटी निकालनी है। देखते हैं इसमें सॉलिबिलिटी 200 मिलीलीटर 0.01 मोलर ये है, 200 मिलीलीटर 0.01 मोलर, यानी 200 इंटू 0.01 एंड फैक्टर लें तो 2, या मोल से भी करना चाहे तो मोल से भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे को इसका अगर मोल्स मिल जाते हैं 200 इंटू 0.01, ये कितना आ जाएगा, टू टू 2 मिलीमोल ना, ये 2 मिलीमोल आ गए ना। और बेरियम नाइट्रेट ये आ गया, और 100 लीटर 0.1 मोलर ये आ गया, 10 मिलीमोल आ गए इसके, अगर मिलीमोल की बात करते हैं। और ये 10 मिलीमोल है, एक के लिए इसका 2 चाहिए, 2 के लिए इसका 4 चाहिए होगा, तो ये 4 चाहिए होगा, तो 10 में से 4 जाएगा, 6 मिलीमोल बच गया इसका, 6 मिलीमोल इसका बच जाएगा। और ये बनेगा कितना, एक के साथ एक, यानी 2 मिलीमोल ये बनेगा, 2 मिलीमोल बन रहा है ये। और टोटल वॉल्यूम कितना है, 100 यहाँ पे, 200 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, 200 यहाँ पे, सही है, 2 मिलीमोल बना है ये। और अब इसके बाद हमें निकालना है KSP, वैल्यू ऑफ x इज, सॉल्युबल प्रोडक्ट KSP ऑफ बेरियम आयोडेट इज इक्वल टू, KSP दे रखा है, और निकालनी है इसकी सॉल्युबिलिटी, निकालनी है इसकी सॉल्युबिलिटी। तो BaIO3 होल ट्वाइस, ये टूटेगा Ba2 प्लस प्लस 2IO3 नेगेटिव, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S तो इसकी 2S, कॉमन आयन आ गए हमारे, IO3 नेगेटिव आयन यहाँ से भी मिल रहे हैं, यहाँ से कितने बचे, 6 मिलीमोल, 6 मिलीमोल बचे, तो 6 मिलीमोल का मतलब है 2S प्लस 6 मिलीमोल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना हमारा 200 यहाँ से, 100 यहाँ से, 300, तो 2S प्लस 6 मिलीमोल, 6 मिलीमोल डिवाइड बाय 300, 6/300, वो तो मिलीमोल इंटू 1000 कैंसिल हो जाएगा, 6/300 ही आएगा, 1/50 आ जाएगा ये 1/50 आ जाना चाहिए। अब KSP इसका होगा हमारा, वो देखा 1.58 इंटू -9, ये KSP है। दिस KSP इज इक्वल टू, दिस KSP इज इक्वल टू S इंटू 2S प्लस 6/300 का, 2S प्लस 6/100 का क्यूब, 300 का क्यूब। अब हाँ, यहाँ पे क्यूब नहीं, स्क्वायर, सॉरी। अब यहाँ पे ये भी है कि S की वैल्यू बहुत कम आनी है, क्योंकि 10⁻9 है ये, तो 2S को मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूँ इधर, समझे कि नहीं है, 2S को नेग्लिजिबल मान सकते हैं कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि S आना है बहुत कम, पानी के अंदर ही 10⁻5 के ऑर्डर का है, तो ये 6/300 के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल आएगा ये। तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा अभी, देखना है S कितना आ रहा है इससे, S 4S स्क्वायर आ गया, 4S क्यूब आ गया, 4S स्क्वायर नहीं, S तो हट गया यहाँ से, 6/300 का स्क्वायर, 1/65, 1/50 का स्क्वायर। ध्रुव देखो आंसर कितना आ रहा है इसका, S/2500 आ गया क्या, दिस इज इक्वल टू 1/1.58 इंटू 10⁻9, 2500 से मल्टीप्लाई करना है इंटू 1.58 इंटू 10⁻9, कितना आ रहा है इससे ध्रुव? इसको सॉल्व करके इन्होंने आंसर दे तो 6 रखा है।
6। नहीं सॉरी, ये 15.62 सेकंड है ना? 10th क्वेश्चन है नहीं, इंटीजर सेकंड इंटीजर है। ये, मैंने देखा नहीं यार। 10th क्वेश्चन है, मेरे को इतना बता बस। 3.95 आ रहा है। कितना हाँ आ तो रहा है सेकंड का चिराग? 3.95 होगा। 3.95। ये 25 के 2 जीरो हटा देता हूँ। 2 क्या 3 जीरो हटा दो उसके, ताकि ये 10 के माइनस 6 ही बन जाए। तो 2.5 इंटू 1.58 कितना आएगा ये? आएगा 3.4 के आसपास आना चाहिए वैसे तो। 2.5 इंटू 1.58 आएगा क्या? यस सर। तो इतना ही बनेगा मेरे ख्याल से। तो तुम देख लेना एक बार, यही आएगा नीचे हंड्रेड 3.95 के देगा। आसपास। कितना आ रहा है आज चित्राक्ष? 3.95। चलो सही, ये आ जाएगा फिर। इंटू 10 के माइनस 6, यही आंसर आएगा इसका। 11th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था, कॉमन एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है। थोड़ा सा चेंज करके लगाना है इसको बस। थोड़ा मूल का लगाया फिर कॉमन एंड इफेक्ट लगा के। अब 11th क्वेश्चन। एडजॉर्प्शन ऑफ फिनॉल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन ऑन टू फ्लाई ऐश ऑब्वियस फ्रिमलिच आइसोथर्म। कह रहा है फिनॉल जो एडजॉर्ब हो रहा है उसके फ्लाई ऐश राख के ऊपर, ये फ्रिमलिच आइसोथर्म फॉलो कर रहा है। सही है, एडजॉर्प्शन जो हो रहा है इसका। एट ए गिवन टेम्परेचर फ्रॉम 10 मिलीग्राम पर ग्राम एंड 16 मिलीग्राम पर ग्राम aqueous phenol solutions, the concentration of adsorbed phenol are this and this। दोनों दे दिए। at this temperature the concentration in milligram per gram of the adsorbed phenol from 20 milligram per gram aqueous solution of ethanol will be। तो तुम्हें अगर ये थोड़ा सा अगर इसमें अप्लाई करोगे ना, तो ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है कि ये फ्रिमलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सरफेस केमिस्ट्री का मतलब है या तो हमारा क्वेश्चन कोगुलेशन वैल्यू गोल्ड नंबर, या फिर इससे आना है फ्रिमलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से, इससे आता ही आता क्वेश्चन ये। लेकिन इस बार इसने थोड़ा क्वेश्चन न्यूमेरिकल के फॉर्म में दे दिया और सोचना पड़ेगा थोड़ा। न्यूमेरिकल के फॉर्म में दे दिया log x by m इज इक्वल टू के सी रेशियो 1/n, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगर यहाँ पे गैसेज होती तो के पी रेशियो 1/n लगता। के सी रेशियो 1/n, लॉग ले लिया दोनों साइड, ये सॉरी एक्स बाय एम था, ये एक्स बाय एम है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो log x by n इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। ये आ जाएगा, log p की जगह log c लगा देना, क्योंकि प्रेशर की जगह कंसेंट्रेशन ले लिया हमने, क्योंकि सॉल्यूशन है। log x by m एडसॉर्ब्ड गैस 4 मिलीग्राम पर ग्राम है, यूनिट सारी सेम है। log 4 इक्वल टू log k प्लस 1/n log c कितना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग 10 है, log 10 जो कि 1 होता है। दूसरी में अब एडसॉर्ब हो गया फिनॉल 10 मिलीग्राम, log 10 इक्वल टू log k प्लस 1/n log ऑफ 16 इस कंसेंट्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। यहां से दो इक्वेशन दोनों log 4 0.6 होता है, दोनों को क्या करेंगे इसमें, दोनों को अगर माइनस करते हैं तो हमारा log के कैंसिल हो जाएगा, log के कैंसिल हो जाएगा। क्या आंसर आ रहा है इससे, log 1 माइनस 0.6 0.4 आएगा। 0.4 इक्वल टू log के कैंसिल 1/n कॉमन, log 16 माइनस log 10, log 16 यानी ये log 16 की वैल्यू कितनी होगी, log 2 की पावर 2 की पावर 4 आ जाएगा। 2 की पावर 4 यानी 4 log 2 0.3 होता है, 4 इंटू 1.2 आ जाएगी वैल्यू। 1.2 माइनस log 10 1 होता है, ये 0.2 आ गया, तो वैल्यू आ गई, ये आ गया हमारा 0.2 एन इधर जाएगा 0.2 बाय 0.4। हाफ वैल्यू आ रही है एन की, एन की वैल्यू हाफ आ गई, एम तो हाफ आ जाएगा सर, यस। है ना, एन हाफ आ गया। ऐसे ही तुम लॉग के निकाल लोगे कि क्वेश्चन में पुट करके, लॉग के कितना आ रहा है, एन को हाफ पुट करो, log 10 1 है, ये 2 हो गया, log 4 ये तो नेगेटिव में आ रहा है log के, तो log 4 0.6 है और ये हमारा 2 है 0.62 माइनस 1.4 आ रहा है शायद, माइनस 1.4 आ रहा है log के। अब उसके बाद तुम्हें निकालना है log x बाय m, इस कंसंट्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग कितना एब्जॉर्ब होगा, 20 मिलीग्राम पर ग्राम है। द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्ब फिनॉल फ्रॉम 20 मिलीग्राम पर ग्राम, एड्सॉर्ब फिनॉल निकालना है। log के हमारा है माइनस 1.4 प्लस 1/n log c हमारा है 20 मिलीग्राम, log ऑफ 20, और n हमारा हाफ था तो ये 2 आ जाएगा, माइनस 1.4 प्लस 2 log 20
log 2 into 10 1.3 log 2.3 ये आ गया 2.6 1.2 आंसर आ गया नहीं x बाय निकालना 2.6 माइनस 1.4 1.2 आ गया log x बाय आ गया 1.2 log x बाय 1.2 है तो x बाय की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 0.2 है ना 0.2 का और 10 की पावर 2 का कितना होगा log 4/.2 12/10 आ गया 12/10 यानी 6 log 6 माइनस log 5 log 6 होता है 0.78 माइनस पॉइंट नहीं एंटी लॉग है ना यार तो एंटी लॉग है तो 1.2 का एंटी लॉग देना पड़ेगा 1.2 का भी हमने यूज भी किया कहीं log 16 का 1.2 था ना 2 raised to 4 log 16 x में 16 है क्या एक बार चेक करना यस कितना आ रहा है 15.62 आ रहा है, मतलब 16 एग्जैक्ट। अच्छा तुमने निकालना है 16 के आसपास मैंने बता दी तुम्हें कैसे करना है। तरीका यही है करने का फ्रीली चैट ऑप्शन आइंस्टाइन की इक्वेशन यूज करनी है बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखना मैं जल्दी खत्म करना है इसको भी जल्दी 12th क्वेश्चन A plus R gives product. Rate of this reaction is measured as to be K into A into R. At the start of the reaction, the concentration of R naught is 10 times the concentration of A. एक मिनट A plus R है इस प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ 10 times A. A का अगर मैं A मान रहा हूं तो ये 10A है ये A नॉट बोल रहा है ना A नॉट मान लो A नॉट तो ये 10A नॉट है ये दे दिया फिर द रिएक्शन कैन बी मेजर्ड कंसिडर्ड एज ए अच्छा टू बी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मान सकते हैं क्योंकि R एक्सेस में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद assumption that Kr is equal to K dash सही है Kr is K dash is constant. Due to this assumption, the relative error in percentage in the rate when this reaction is 40% complete. 40% complete हो रही है रिएक्शन ये एक्सेस में 40% रिएक्शन कंप्लीट हुई यानी ये कितना बच गया ए नॉट में से मान लो एक्स गया तो 10 ए नॉट में से भी एक्स जाएगा एक्स दे रखा है 40% यानी 0.4 ए नॉट ये बचा 0.6 ए नॉट तो ये बचेगा 10 ए नॉट माइनस 0.4 ए नॉट यानी ये बचेगा 9.6 ए नॉट तो पहले केस में इनिशियल केस में ए नॉट और 10 ए नॉट है रेट इक्वल टू आ जाएगा के इंटू ए नॉट इंटू 10 ए नॉट 10 ए नॉट है हमारा एक्सेस में तो के इंटू 10 ए नॉट को मैंने मान लिया के डैश इसने बोला हुआ है इसको के डैश मान लिया और उसके बाद रेट टू एरर निकालनी है इसमें वो है के इंटू 0.6 ए नॉट और ये हो गया 9.6 ए नॉट अब अगेन के इंटू 9.6 ए नॉट रेट टू ये आएगा ये आ जाएगा हमारा के के डैश माना है या के वन के डैश जैसे बोला के डबल डैश मान लो उसको बेशक ये हो गया के डबल डैश 0.6 ए नॉट तो हमें निकालना है द ड्यू टू दिस assumption द रिलेटिव एरर इन परसेंटेज निकालना है इन द रेट के अंदर रेट के अंदर निकालना ना तो यानी रेट हमारा है इस पहले केस में रेट क्या है रेट वन है के डैश इंटू ए नॉट दूसरे केस में रेट टू है के डबल डैश इंटू 0.6 ए नॉट अब दोनों में माइनस करना है दोनों में माइनस करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा के डैश इंटू ए नॉट माइनस के डबल डैश इंटू 0.6 ए नॉट ये रेट को माइनस करना है डिवाइड बाय इनिशियल रेट क्या है के डैश ए नॉट तो ए नॉट सारे कैंसिल हो जाने ए नॉट सब कैंसिल हो जाएंगे अब इसमें के डैश की वैल्यू पुट कर दो के डबल डैश की वैल्यू पुट कर दो बाय में के डैश की वैल्यू है के इंटू 10 ए नॉट के इंटू 10 ए नॉट 10 ए नॉट के डबल डैश की वैल्यू कितनी है के डबल डैश की वैल्यू 9.6 ए नॉट
9.6 ए नॉट, ये नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय 9.6 ए नॉट इज इक्वल टू के डबल डैश डिवाइड बाय 10 ए नॉट। एक बार निकालना आंसर कितना आ रहा है इससे। तरीका, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर एक्शन का क्वेश्चन है, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसमें तो है गड़बड़ कुछ। के डैश की वैल्यू पुट की है और के डबल डैश की वैल्यू, रेट में डिफरेंस निकालना है, रिलेटिव एरर रेट में रेट कितना आएगा, रिलेटिव एरर इन परसेंटेज इन द रेट व्हेन दिस रिएक्शन इज 40% कंप्लीट। ध्रुव आंसर क्या है इसका। इसका आंसर हमें दे रखा है 4.17। ये 10 ए नॉट माइनस 9.6 ए नॉट बाई 10 ए नॉट, ए नॉट तो कैंसिल हो गया, 0.4, ये तो 0.04 आ रहा है मेरा। इंटू 100 भी करेंगे ना, इंटू 100 भी करेंगे, परसेंटेज है, 4 आ रहा है ना, 4% आ रहा है क्या। 4.17 कह रहे हैं। अच्छा 4.17, चलो देखना एक बार, तरीका यही है करने का, दोनों रेट को माइनस करना है, रेट 1 माइनस रेट 2 डिवाइड बाय रेट 1, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना, खुद एक बार ट्राई करना, तरीका मैंने बता दिया ये। नेक्स्ट देखो, ये क्या है। At 300 Kelvin, an ideal dilute solution of a macromolecule exerts osmotic pressure that is expressed in terms of height. अच्छा, हाइट में प्रेशर को किया है, ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट इज एच रो जी, ये पता है तुम्हें। हाइट जो बढ़ती है एक सॉल्वेंट जब फ्लो करता है टुवर्ड्स मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डेंसिटी देखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेयर एच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, सही है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल इज इतना, कंसंट्रेशन दे रखा है ये, मोलर मास ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल इज कैलकुलेटेड एज इतना। तो एच रो जी को सिंपल है, ये एच रो जी को ऑस्मोटिक प्रेशर होता है CRT, इसके इक्वल कर दो। एच दे रखा है 2 सेंटीमीटर, डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जी ये दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, 2 डिवाइड बाय एम, ये आ जाएगा मोल पर लीटर में, डेसीमीटर क्यूब सब मीटर क्यूब, अच्छा ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो पर लीटर में है, तो लीटर को करेंगे, ये पर डेसीमीटर क्यूब है, तो पर डेसीमीटर क्यूब को लीटर में करेंगे तो कितना करना पड़ेगा, इनटू लीटर को करेंगे तो कितना, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब है ना ये, तो इनटू 10⁻³ करना पड़ेगा मीटर क्यूब में करने के लिए, है ना, मीटर क्यूब में करने के लिए। और आर की वैल्यू दे रखी है 8.3 जूल में ही है, और टी दे रखा है, टी है 300, यहां से एम निकालना है, एक बार देखना यही कर रखा है क्या, यही आंसर है इसका, निकालना है इससे करके, एम निकालना है इससे, यस सर, ऐसे ही होगा। आंसर क्या है। तो इसका आंसर 2.49 है। चलो 2.4, एक बार चेक कर लेना इसको, एक बार रिजॉइन करना, दो तीन क्वेश्चन रह गए बस।